मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? क्या है एकदम अच्छा। जो अभी मैंने कृषि एवं संसाधन जो अध्याय था उसके तीनों पार्ट आप लोगों ने पढ़े, समझ में आए थे? अच्छे से याद हो गए कि नहीं हुए? हो गए ना। देखिए, कोई भी चैप्टर है उसको आप जितना डेस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो छोटे छोटे जो अल्पांश होते हैं वो तो नॉर्मली याद रहते हैं ना। और नोट्स बना करके पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो आज हम लोग जो हमारा इस भूगोल का अंतिम चैप्टर है उसको लेकर के आप लोगों के बीच में है। इसके बाद में और चैप्टर है क्या? कौन सा है? एक चैप्टर और है ना, सेकंड लास्ट मान सकते हैं। अच्छा, तो ये जो चैप्टर है इसको लेकर के हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणी विकास। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणी विकास। तो देखिए, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद में अगर कोई अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था वो था कृषि। क्योंकि हमारे देश की उस समय पे लगभग 70% से अधिक जनसंख्या पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित थी। कृषि प्रधान देश पहले भी था, अब भी है, और मैं समझता हूँ आगे भी रहेगा। क्योंकि अगर कृषि नहीं होगी तो हम लोगों के लिए जो खाद्यान्न है, विनिर्माण की वस्तुएं हैं, वो कहाँ से प्राप्त होंगी? उद्योग धंधे हैं वो कच्चे माल से ही चलाए जाते हैं। जब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो हम लोगों के लिए जो है पक्का माल तैयार कहाँ से होके आएगा? कच्चा माल बहुत जरूरी है। तो स्वतंत्रता के बाद में जो कृषि थी, कृषि एवं सिंचाई विकास पहला उद्देश्य रखा गया। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया का शुभारंभ 1951 से हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। और महालनोबिस मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल, इन मॉडलों के बारे में आपने सुना होगा। तो निश्चित रूप से जो अर्थशास्त्री थे वो ये जानते थे कि हमारे भारत देश के अंदर यदि कुछ है तो कृषि है, तो कृषि को यदि बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ के लोगों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हो सकता है। तो हमें नियोजन की आवश्यकता है। नियोजन कहते हैं प्लानिंग करना, किसी काम की प्लानिंग करना। अगर जैसे मान के लिए मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूं, या आप लोग सपोज कीजिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे विदाई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप लोग पहले प्लानिंग करेंगे कि छोटी क्लास के जो बच्चे हैं, हमसे जूनियर बच्चे हैं, उनके लिए हमें क्या देना है, उनके लिए क्या खिलाना है, अध्यापकों को कैसे बिठाना है, क्या क्या जो है किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं होंगी। तो एक नियोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते? प्लानिंग बनाते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है सतत पोषणी विकास के लिए, लगातार रूप से जो पोषणी विकास है उसके लिए क्या बनाई गई? प्लानिंग की गई, जिसे नियोजन कहा गया। और नियोजन, देखिए नियोजन जो शब्द है सोच विचार की प्रक्रिया। नियोजन क्या है? सोच विचार की एक प्रक्रिया है। प्लानिंग में सोचना विचारना पड़ता है, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। फिर क्या होता है? सोचेंगे विचारेंगे तो कार्यक्रम की क्या तैयार होगी? रूपरेखा तैयार होगी। सोचेंगे विचारेंगे नहीं तो रूपरेखा तैयार हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तैयार करना और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। जिन उद्देश्यों को आपने निर्धारित किया है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? गतिविधियों का आयोजन करेंगे, एक्टिविटीज का आयोजन करेंगे, जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है एक कह सकते हैं नियोजन का एक अर्थ है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, आपने सुना होगा कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, है ना। और योजना आयोग की मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना के बाद में
जो है 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदला गया। इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। क्या रख दिया गया? नीति आयोग। अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसका नाम कब बदला गया? ये आपको याद रखें, पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना। अब देखिए खंडी नियोजन क्या होता है? खंड जानते हैं ना, ब्लॉक अलग अलग खंड बना देना, खंड खंड कर देना, ऐसा बोलते हैं, खंड खंड कर देना मतलब अलग अलग कर देना, अलग अलग ब्लॉक्स में बांट देना। जैसे हमारा धौलपुर जिला है तो इसमें 6 अलग अलग ब्लॉक हैं, है ना, बाड़ी, बसेड़ी, राजा खेड़ा, सेमो, है ना, और कौन सा है? धौलपुर, है ना। तो इसी तरीके से खंडी नियोजन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों, अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण। विनिर्माण क्या होता है? कच्ची वस्तुओं से पक्की वस्तु तैयार करना, किसी चीज का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, क्या कहलाता है? विनिर्माण। तो देखिए विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन और संचार। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, हमारे राजस्थान में न्यूक्लियर आधारित परियोजना कौन सी है? न्यूक्लियर आधारित परियोजना मैंने पढ़ाई थी, याद हो तो। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, मैंने पढ़ाई थी ना। तो राजस्थान में कौन सी है? हाँ बोलो। रावत भाटा। रावत भाटा है ना, तो भूल गए तुम तो, है ना। ये ऊर्जा की बात आई है इसलिए बोल रहा हूं मैं। अब देखिए सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना। तो ये अलग अलग सेक्टर हैं खंडी नियोजन में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि है, सिंचाई है। अच्छा, कृषि क्या होती है? कृषि इंग्लिश का वर्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एगर प्लस कल्ट्रा, 2 वर्ड होते हैं, एगर प्लस कल्ट्रा। एगर का मतलब खेती या भूमि और कल्ट्रा का मतलब होता है जुताई या बुआई। तो खेती या भूमि की जुताई या बुआई को ही कृषि कहा जाता है। लेकिन इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा, इसके साथ साथ में पशुपालन भी शामिल होता है। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन आदि आदि, है ना। सिंचाई के अलग अलग जो है प्रकार हैं। फसलीकरण के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। आजकल तो जो है नहरों के माध्यम से सिंचाई हो रही है, समरसीबल लगी हुई है, उनके माध्यम से सिंचाई हो रही है। पहले तो अलग अलग पद्धतियां थी, रेहेड पद्धति थी, रेहेड चलता था, पानी आता था, चड़स पद्धति थी, चड़स से जो है पानी खींचा जाता था, फिर भराते थे। कितनी जो है समस्याएं आती होंगी, है ना, बहुत सारी समस्याएं किसानों को आती होंगी। लेकिन आज जो सुलभता हुई है वो आज के तकनीकी और डिजिटल जो जमाना है उसका प्रभाव है। संचार है। संचार क्या है बताइए? भावों विचारों का आदान प्रदान, और सेवाओं का नहीं, है ना। सेवाओं का आदान प्रदान करना क्या है? परिवहन है। परिवहन है, संचार और परिवहन दोनों साथ साथ चलते हैं। सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना। तो इन सभी के लिए जो है प्रोग्राम तैयार करना, अच्छी तरीके से क्रियान्वित हो सके, जिससे उनको लागू किया जा सके या उनको लागू करना। अब देखिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या है? मैंने आप लोगों के लिए एक भी नियोजन नहीं छोड़ा। नियोजन के बारे में बताया, खंडी नियोजन के बारे में बताया, और अब बता रहा हूं मैं लक्ष्य नियोजन के बारे में। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन का मतलब होता है कि जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं उन क्षेत्रों को नियोजन घटकों को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका आर्थिक विकास के साथ साथ तकनीकी, क्षेत्रीय और सामाजिक विकास हो सके। तो किसी जो क्षेत्र पिछड़े रह गए हैं उन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनका सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी जो विकास है वो हो सके। तो इसके लिए जो है प्रयास करना, इस तरीके से प्लानिंग करना, नियोजन करना क्या कहलाता है? लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाता है।
अब देखिए कुछ परिभाषाएं वो मतलब फुल फॉर्म्स हैं जो पूछ ली जाती हैं, जैसे एसएफडीए है। एसएफडीए लघु कृषक विकास संस्था, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, एक नंबर में पूछ ली जाती है इस तरीके से, लघु कृषक विकास संस्था एसएफडीए। एक है एमएफडीए, दोनों याद रखना आपको, सीमांत किसान विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था। 8वीं पंचवर्षीय योजना है, कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान दिया गया है। मुख्य रूप से जो उसका उद्देश्य निर्धारित किया गया उसमें अवसंरचनात्मक विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया है। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो चलाए गए वो 1981 में राष्ट्रीय समिति बनी। इस राष्ट्रीय समिति में कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव पास हुए, इस प्रकार के प्रस्तावों पर मुख्य ध्यान दिया गया, जिसमें सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की गई है। जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उन सबको जो है मिला करके और पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की गई कि सभी को जो है पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाए, जिससे यहाँ पर विकास की जो संभावनाएं हैं, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े पर्वत हैं, वहां पर जो जनजाति लोग हैं ज्यादातर वो लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ पर खेती, हमारे यहाँ जैसे समतल है तो समतल भूमि पर बहुत अच्छी तरीके से खेती हो सकती है, लेकिन वहाँ पहाड़ी इलाके हैं उन पर जो है घेरदार, जैसे घेरा बना करके वो सीढ़ी नुमा है ना, घेरीदार सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। जैसे थोड़ी सी जगह बना ली, कितनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता होगा, ट्रैक्टर चढ़ नहीं सकता, उसमें जो हमारी क्रॉपिंग के लिए जो हल होते हैं वो वाले नहीं चल सकते, उनके पे कैसे चढ़ेंगे बताइए। तो सब कुछ जो है उनको हाथों से ही करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो ऐसे लोगों को जो है अच्छे से उनका विकास हो सके, वह अपनी जो है आजीविका को मजबूत बना सके, उनका सामाजिक आर्थिक और हर तरीके से जो है विकास हो सके, तो इसके लिए जो है अवसंरचनात्मक विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बाद में सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 4वीं पंचवर्षीय योजना में हुई और 5वीं पंचवर्षीय योजना से इसको सतत रूप से लागू किया गया, अच्छी तरीके से जो है इसको और अच्छी तरीके से क्रियान्वित किया गया। देखिए आधारभूत एवं मूलभूत दो प्रकार की जो है आवश्यकताएं हैं, आधारभूत एवं मूलभूत औद्योगिक जो स्थापना थी इस पर जो है मुख्य ध्यान दिया गया। और 1967 में योजना आयोग ने, जो प्लानिंग कमीशन था मार्च 1950 वाला, उसने 1967 में देश में 67 जिलों को, कितने जिलों को? 67 जिलों को आंशिक या पूर्ण रूप से, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कैसा जिला घोषित किया? सूखा संभावी जिला घोषित किया। अब जिस जिले को सूखा संभावी जिला घोषित कर दिया तो उस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? हमारे पूरे देश में आज भी 112 जिले ऐसे हैं जिन्हें आशान्वित जिला घोषित किया गया है। क्या किया गया है? आशान्वित जिला, नीति आयोग द्वारा। और उन जिलों में हमारे धौलपुर जिले का भी नाम है, करौली का नाम है, और भी जिले हैं, 5 जिले हैं राजस्थान के। तो इन जिलों को बहुत संभावनाएं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और कई अन्य क्षेत्रों में जो है ये लोग पिछड़े हुए हैं, तो इनको उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन जिलों के समकक्ष लाया जाए जो जिले पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में हैं। तो इसके लिए नीति आयोग द्वारा आशान्वित जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है और इसमें कई बार हमारे जिले को पहला स्थान, दूसरा स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त हो चुका है, जिसमें कई ऐसे जो विद्यालय थे जिनमें बिजली नहीं थी, उस राशि से जो राशि प्राप्त हुई आशान्वित जिला कार्यक्रम, आशान्वित जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से, तो उस राशि से उन विद्यालयों में जो है बिजली की व्यवस्था की गई,
उन विद्यालयों में जहां पर नल टैप कनेक्शन नहीं थे उसमें पानी जो है पहुंचाया गया। उन विद्यालयों के लिए बच्चों के बैठने के लिए दरी पट्टियां नहीं थी, फर्नीचर नहीं था, और भी कई मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो नहीं थी, वो वहां पर जो है उपलब्ध करवाई गई। तो निश्चित रूप से जो राशि प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग हुआ है। तो इसी तरीके से जो सूखा संभावित क्षेत्र जिले घोषित किए गए उनके लिए सुविधाओं का एक पिटारा जो है योजना आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से खोला गया। और उसके लिए अलग से जो है बजट होता है। बजट क्या होता है? चमड़े का एक थैला होता है, चमड़े का थैला बंद होता है। आपने देखा होगा कि जब बजट घोषित होता है तो एक थैला लेकर के जो है देखते हैं वित्त मंत्री, है ना। तो आप लोग इस चीज को अनुमान लगा सकते हैं कि बजट, हर चीज का अलग अलग बजट आता है। शिक्षा पे अलग बजट है, चिकित्सा पे अलग है, हर चीज पे अलग अलग जो है बजट है ना। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सूखा संभावित जिला घोषित किया गया 1967 में योजना आयोग द्वारा। इसके बाद में देखिए 1972 में सिंचाई आयोग ने, 1972 में जो सिंचाई आयोग था उसने देश में 67 जिलों को आंशिक, सॉरी योजना आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्रों का मापदंड लेकर के, कितने परसेंट? 30% सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। परिसीमन का मतलब होता है कि एक तरीके से जो है नापना उनको कि कहां तक जो है इस तरीके के क्षेत्र हैं। और भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार बोर्ड में आ चुका है ये। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, ये यहाँ की जो जलवायु होती है, ऐसी जलवायु जो कठोर है, कठोर जलवायु है। अब बताइए जहाँ की जलवायु भी कठोर है वहां कौन रहना पसंद करेगा? लेकिन फिर भी वहां रहते हैं। ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? ज्यादातर लोग वहां रहते हैं जहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं हो, पानी की सुविधाएं हो, अच्छी समतली भूमि हो, उपजाऊ भूमि हो, वहीं पे ज्यादा लोग रहना निवास करते हैं, पसंद करते हैं। तो जलवायु कठोर कौन से वाले की? समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम में जलवायु कैसी होती है और आधारभूत संसाधन कैसे होते हैं? आधारभूत जो संसाधन है जिन पर अर्थव्यवस्था टिकी रहती है वो कैसे रहते हैं? अपेक्षाकृत कम रहते हैं। और पर्यावरण कैसा है? वहां का भंगुर है एक तरीके से। तो ये शुरुआत हुई थी 21 नवंबर 1975 में। उसके बाद में धीरे धीरे जो विकास की पराकाष्ठा थी वो आगे बढ़ती रही। आज हमारे देश को आप लोग देख रहे हैं, हमारा भारत देश विश्व के उन देशों में शामिल है जो विकसित होने की राह पर है। विकासशील तो है ही, पर विकसित होने में सबसे आगे है। तो आगामी समय में ऐसा लग रहा है कि हमारा भारत देश विश्व के उन देशों में जरूर शामिल होगा। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और इंग्लैंड, जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त है, उन देशों में हमारा देश भी शामिल होकर के यूनियन का एक पार्ट तो है ही, लेकिन आगे जो है विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरेगा। तो इस पार्ट को आप लोग अच्छे से जो है एक बार पढ़ लें, फिर दोबारा से हम लोग इसको जो है और अच्छे से जो है अगली क्लास में जो है रिवाइज करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू।